प्रस्तुत है जीके की एक और रिवीजन की फास्ट क्लास जो इम्पोर्टेंट होने वाली है यूपीपी के लिए, लेखपाल के लिए, आने वाले यूपी वीडियो के एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जामों के लिए। और ये क्लास आपके रिवीजन के तौर पर है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो प्रश्न आपको क्लास में पढ़ाए जाएंगे वो पढ़ाए नहीं जाएंगे, वो आपको रिवीजन कराया जाएगा। वो आपने कहीं ना कहीं उन प्रश्नों को पढ़ा होगा और इस क्लास को मैंने बताया कि ये रिवीजन के लिए ही है क्लास। शुरुआत में मैंने बोर्ड पर कुछ लिखी हैं पुस्तकें। अब विचार करिएगा, कहीं ना कहीं आपने इन पुस्तकों को पढ़ रखा है और मैं वादा करता हूं कि आपने पढ़ रखा है, लेकिन आप इन सबके कोई ना कोई पुस्तक ऐसी जरूर आपके सामने आएगी जिसका आंसर आपको याद नहीं आएगा। मैं नहीं कहता कि आपको याद नहीं, याद है आपको, लेकिन आपको याद नहीं आएगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको उसको याद दिलाऊं। तो सबसे पहले लिखी गई है दास कैपिटल पुस्तक। दास कैपिटल नहीं लिखी, सबसे पहले तो लिखी गई है पॉलिटिक्स इन इंडिया। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक है रजनी कोठारी। रजनी कोठारी, रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी कोठारी, एक समाजशास्त्री हैं। दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स इस पुस्तक के लेखक हैं। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक है लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय। कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्लास होने वाली है, बहुत अच्छे सटीक वकायदा तैयारी के साथ क्वेश्चनों को लेकर के आए हूं। दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक भी हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला दोनों के ही लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। और लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष जी ने इस पुस्तक को लिखा है, अरविंद घोष ने। आप विचार करिएगा कि आपको सारी पुस्तकें एक साथ याद नहीं आई होंगी, लेकिन आप अब इसको ध्यान से देखिएगा, इस बोर्ड को, आपको समझ आ रही होंगी कुछ बातें। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक रजनी कोठारी। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। और लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष जी हैं। एक बार से आपको मैं समय देता हूं जरा, और देखते हैं कि आप इनको बता पाते हैं अब से फिर क्या नहीं बता पाते। देखिए जरा, सबसे पहले पॉलिटिक्स इन इंडिया, करिए विचार, याद आया? रजनी कोठारी। दास कैपिटल क्या लिखा था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस, आपको विचार करना है, आपको, मैं आपको समय दे रहा हूं। वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय। कपाल कुंडला के वही है जो दुर्गेश नंदिनी, याद करिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। और लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। आगे नेक्स्ट प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला पॉइंट है, लिखा गया है कि भारत में प्रथम बार अकाल आयोग का गठन कब किया गया था? विचार करिएगा, आंसर आपको याद नहीं आएगा, लेकिन आपने पढ़ रखा है। मैं एक शब्द और लिख दूं इसी से मिलता जुलता एक शब्द और लिखा गया है, स्ट्रेची आयोग। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी वो प्रश्न है, ये भी वो शब्द है जिस शब्द को आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। तो समझिएगा बातों को, आपको याद नहीं आया होगा तो सुनिएगा। याद आया, अच्छी बातें हैं, इस पर विचार करिएगा। जिनको याद आ गया, जिनको याद नहीं है वो सुनिएगा। भारत में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड लिट्टन के समय में। लॉर्ड लिट्टन के समय में भारत में प्रथम बार अकाल आयोग का गठन किया गया था। कब गठित किया गया था? यह किया गया था वर्ष 1880 ईस्वी को। 1880 ईस्वी को लॉर्ड लिट्टन का समय था। आपको याद होंगे कि लॉर्ड लिट्टन का समय था 1880 ईस्वी को, क्योंकि वर्ष 1878 ईस्वी को लॉर्ड लिट्टन ने भारत में पत्रकारिता का एक एक्ट लेकर के आया था, जिस एक्ट को कहा गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं में जो प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाएं थे, उन पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्यों? वो इसलिए लगाया गया था क्योंकि भारतीय पत्रकार भारतीय भाषाओं में अंग्रेजों के विरोध में कुछ भी छाप रहे हैं। फायदा उठाते इस बात का है क्योंकि अंग्रेज भारतीय भाषाओं को नहीं पढ़ पाते हैं, भारतीय लोग उसको पढ़ते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और अंग्रेजों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो लॉर्ड लिट्टन ने 1878 ईस्वी को भारत में एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जारी किया था। आपको याद होगा 1878 ईस्वी को वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को कहा जाता है मुंह बंद करने वाला एक्ट। और आपसे पूछेगा कि भारत में कौन सा वो व्यक्ति था, कौन सा वो गवर्नर था जिस गवर्नर ने
पत्रिका का राष्ट्रीयकरण किया था। वो राष्ट्रीयकरण यही था, उसने कहा कि भारत में जो भी समाचार पत्र और पत्रिका प्रकाशित होगी पहले हमसे परमिशन लेगा, हम उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। और जब ये राष्ट्रीयकरण करता था तो केवल उसी भाषा में करता था, अंग्रेजी भाषा में या वो भाषा जिनको ये पढ़ पाते हो। और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र थे वो छपने बंद हो गए थे, इसलिए इसको कहा गया मुंह बंद करने वाला है। उसके बाद 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन आया था और लॉर्ड रिपन ने इस मुंह बंद करने वाले एक्ट को समाप्त कर दिया था। इसीलिए एग्जामिनर पूछता है कि भारत में भारतीय पत्रकारिता का आप बताइए मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन में तो चार्ल्स मैडकॉफ भी मिलेगा, मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ भी मिलेगा, लिटन भी मिलेगा, लॉर्ड रिपन भी मिलेगा, क्या लगाएंगे आप? उलझाने वाले प्रश्न है। भारत में पत्रकारिता के राष्ट्रीयकरण को जो समाप्त कर दिया था वो भले ही लॉर्ड रिपन ने किया था, लेकिन पत्रकारिता को बढ़ावा देने के तो सबसे ज्यादा कार्य किए थे भारत में वो चार्ल्स मैडकॉफ ने किए थे। इसीलिए चार्ल्स मैडकॉफ को भारत में पत्रकारिता का मुक्तिदाता कहा जाता है। आप याद कीजिए, मैंने एक भी बार अब ये नहीं बोला कि भारत में पत्रकारिता का जनक किसे कहते हैं। जब पूछे पत्रकारिता का जनक किसे कहते हैं तो पत्रकारिता का जनक कृष्णदास पाल को कहा जाता है। सुनिएगा सारे पॉइंट। भारत में पत्रकारिता का जनक कहते हैं कृष्णदास पाल को। भारत में मुंह बंद करने वाला एक्ट यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लाने वाला 1878 ईस्वी में व्यक्ति था लॉर्ड लिटन। और भारत में पत्रकारिता का मुक्तिदाता कहते हैं चार्ल्स मैडकॉफ को। और भारत में पत्रकारिता पर प्रतिबंध हटाने वाला व्यक्ति लॉर्ड रिपन था। और लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक के अतिरिक्त भारत में और भी पूछेगा कि कौन सा वो व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने सबसे पहले नियमित जनगणना कराई, लॉर्ड रिपन, ये वही व्यक्ति था। तो इसी के समय में, इससे पहले जो लॉर्ड लिटन मैंने कहानी बताई, उसी लॉर्ड लिटन के समय में क्या कार्य किया गया कि एक स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया। और ये स्ट्रेची आयोग क्या था? ये स्ट्रेची आयोग ये कहता था कि जब भारत में अंग्रेज के लोग अगर शासन चला रहे हैं, ब्रिटेनली लोग शासन अगर चला, इंग्लिश लोग शासन अगर चला रहे हैं और भारत में अकाल पड़ता है, भारत के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु भूख के कारण अगर हो जाती है तो इसकी जिम्मेदार भी इंग्लैंड की सरकार ही होगी। कितनी गहरी बात कही गई है कि जब ब्रिटेन की सरकार भारत में शासन चला रही है और भारत में अकाल के कारण, भूख के कारण अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाती है तो इसकी जिम्मेदार इंग्लैंड की सरकार ही होगी। इससे बचने के लिए भारत में प्रथम बार लॉर्ड लिटन ने वर्ष 1880 ईस्वी को स्ट्रेची नाम के रिचर्ड स्ट्रेची नाम के व्यक्ति की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया। और उससे पहले आपको याद हो कि वारेन हेस्टिंग के समय से ही अकाल पड़ते आए थे और वारेन हेस्टिंग के समय में पटना में एक गोल घर की स्थापना की गई थी। गोल घर पटना में है, एक गोल आकार का बहुत बड़ा सा भवन है, गुंबद के आकार का, और उसमें अनाज भर के रखा जाता था ताकि जब अकाल पड़ेगा तो अकाल के समय में अनाज को सुरक्षित रखा जा सके और अनाज के समय उसको लोगों को उपलब्ध कराकर भूख मरने से बचाया जा सके। स्ट्रेची आयोग भारत में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में वर्ष 1880 ईस्वी को किया गया था और स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे। इसी आयोग को स्ट्रेची आयोग कहते हैं। आपसे पूछेगा स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे था तो अकाल आयोग से संबंधित था। आपके मन में इस प्रश्न को पढ़ने से पहले लॉर्ड कर्जन भी आया होगा। लॉर्ड कर्जन को सुनिएगा, लॉर्ड कर्जन ने भी भारत में अकाल आयोग का गठन किया था। लेकिन सुनिए, भारत में तृतीय अकाल आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना भी किसने की थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। और भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पुरातत्व विभाग और तृतीय अकाल आयोग ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुए। ये लॉर्ड कर्जन वही लॉर्ड कर्जन है जिस लॉर्ड कर्जन ने भारत में बंगाल का विभाजन कर दिया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ये लॉर्ड कर्जन ये वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ये कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इस कार्य में इसकी मदद करूं। वर्ष 1898 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहा। उसके पश्चात मिंटो आता है और मिंटो के शासनकाल में 1907 ईस्वी में इसका कहा सही होता है। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दो भागों गर्म दल और नरम दल में बढ़ जाती है। आगे की कहानी को आगे पढ़ाएंगे। रिविजन वाली क्लास है, बहुत सारी बातें मैंने आपको दी हैं इससे संबंधित। अगला शब्द लिखा गया हमारा ट्राइसेम। ट्राइसेम क्या है? ट्राइसेम को लाया गया था 15 अगस्त
1979 को मोरारजी देसाई की सरकार में इसको लाया गया, ये याद रखिएगा। और ये ट्राइसेम क्या था, ट्राइसेम का संबंध किससे है, ये एग्जामिनर का प्रश्न है। ट्राइसेम का संबंध किससे है, ये एग्जामिनर का प्रश्न है। और ट्राइसेम का संबंध है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं लाइट, अब थोड़ा सा सही दिख रहा होगा। कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्राइसेम पढ़ रहे हैं। ट्राइसेम क्या था, ट्राइसेम था कि भारत के युवा और जो युवतियां हैं उनको स्वरोजगार, ताकि हुनर सिखाया जा सके, स्वरोजगार उपलब्ध, अपने पैरों पर खड़े हो सके, वो स्वावलंबी बन सके, उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए, उनको हुनर सिखाने के लिए इस ट्राइसेम योजना को मोरारजी देसाई की सरकार में 15 अगस्त 1979 को लाया गया था। और इसमें एक प्रश्न और आप याद करके जाइएगा कि इसमें कितना परसेंट SC ST वर्ग के लोगों को शामिल किया जाना निर्धारित किया गया था। तो आंसर होगा हमारा 50%। 50%। आपको याद हो मोरारजी देसाई, वही मोरारजी देसाई जिन मोरारजी देसाई की सरकार के समय में 44वां संशोधन के अंतर्गत 1978 ईस्वी में संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था। याद कीजिएगा, आप विचार कीजिएगा एक प्रश्न पर और कि 44वां संविधान संशोधन ही था जिस 44वें संशोधन के अंतर्गत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। आपके मन में यह विचार आया होगा, क्या पहले लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था? तो नहीं होता था। सुनिए, 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक आपत्ति के कारण घोषित किया गया था, जिसके चलते 42वां संशोधन 1976 ईस्वी को लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। क्योंकि प्रावधान है कि चुनाव अगर होने वाले हों और ऐसी परिस्थिति में आपातकाल लागू हो जाता है तो लोकसभा के चुनावों को रोक दिया जाता है और उसी लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाता है। वैसे तो इसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, एक वर्ष करके कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 42वें संशोधन के अंतर्गत कर दिया गया 5 वर्ष से 6 वर्ष और 44वें संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। यही हुआ था राज्य के विधानसभाओं के साथ भी। नेक्स्ट आगे कहा गया है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पहले ऑप्शन पर मिलेगा आपको राज्य का निर्वाचन आयोग, दूसरे पर मिलेगा आपको केंद्र का निर्वाचन आयोग और फिर आपको दिया जाएगा कि राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार। 4 ऑप्शन कंप्लीट हो गए। अब विचार करिएगा आपका आंसर क्या होगा। ये देखिए कराया, ये प्रश्न क्या है, आपको हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थियों को इसमें गलती हो जाए। 2 ऑप्शन बता रहे हैं, 2 ऑप्शन में से आप अपने ऊपर विचार करेंगे। पहला ऑप्शन राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग, दूसरा ऑप्शन राज्य की सरकार। विचार किया होगा आपके दिमाग में आया होगा राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि सरासर गलत है। अब समझिए, इसमें लिखा गया है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। यह तो नहीं पूछा गया कि चुनाव कराता कौन है। चुनाव कराने की बात अगर पूछता तो आंसर राज्य निर्वाचन आयोग हम लगा देते, लेकिन पूछा गया है कि निर्णय कौन लेता है, चुनाव कब कराना है, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा राज्य की सरकार निर्णय लेती है। आप एक प्रश्न पर और विचार करिएगा कि यदि किसी राज्य की ग्राम पंचायत भंग हो जाती है तो कितने समय के अंदर चुनाव कराने अनिवार्य होते हैं। प्रश्न को दोबारा सुनिएगा कि यदि किसी राज्य की पंचायत भंग हो जाती है तब कितने समय के अंदर चुनाव कराने अनिवार्य होते हैं। विचार हो गया होगा। ऑप्शन में तो आपको वही मिलेगा, 6 माह, 1 साल, 6 सप्ताह। सही आंसर 6 माह के अंदर अंदर पंचायत के चुनाव कराने होते हैं। एक प्रश्न आप मुझे बताओ, मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और इस प्रश्न का भी आंसर आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। विश्व गौरैया दिवस के अतिरिक्त बताना है, और ये पिछली वीडियो मैंने कवर किया था। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर जानना है तो आपको पिछली वीडियो देखनी होगी। वीडियो के साथ आप बने रहें, कोई भी वीडियो छोड़ करके ना जाए। क्लास पढ़ना मैंने बताया कि एक अलग बात होती है, लेकिन रिवीजन करना अलग बात होती है। ये क्लास रिवीजन के लिए है, पढ़ा बहुत चुके हैं और पढ़ लो आप, लेकिन एग्जाम में जब बैठे तो याद ना है, कोई महत्व नहीं है। अगर जिस स्थान से आप चलना प्रारंभ करते हैं घूमकर वहीं पहुंच जाते हैं, तो शून्यवाद का सिद्धांत कहता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। आप अगर पढ़ते रहोगे, उसका रिवीजन नहीं करोगे और एग्जाम में कभी रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए रिवीजन करना जरूरी है, और रिवीजन के लिए ही ये क्लासें लेकर के आई जाती हैं आपको। हाँ, हो सकता है कि इसमें कुछ बातें आपको नहीं मिलती हों जो आपने कहीं ना पढ़ रखी हों, मिलेगा। अगर आप करंट अफेयर्स भी जो सटीक प्रश्न है वो मैं आपको यहीं कराता रहूंगा। नेक्स्ट में लेकर के आता हूं, अगले पेज को लगाते हैं। नेक्स्ट पेज, अगला पॉइंट है हमारा
कि BCG का टीका किस रोग के उपचार हेतु लगाया जाता है? याद आ गया हो आपको तो विचार कीजिए। नहीं आया? BCG का टीका लगवाया जाता है क्षय रोग हेतु। कब मनाते हैं क्षय रोग दिवस? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? याद आया हो? 24 मार्च को मनाते हैं। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और BCG में पूछा जाता है कि सी का अर्थ क्या है, तो सुनिएगा, बैसिलस क्लेमेट गैरेन। BCG में चाहे आपसे किसी का भी पूछ ले, बैसिलस क्लेमेट गैरेन 24 मार्च को दिवस मनाते हैं। टीका लगाया, इसका पूछेगा एग्जामिनर कि ये टीका बच्चों को कितने दिन के अंदर लग जाना अनिवार्य होता है, कितने दिनों के अंदर लग जाना चाहिए? तो सही आंसर है 6 माह के अंदर अंदर। नवजात शिशु को 6 माह के अंदर अंदर BCG का टीका लग जाना चाहिए। आगे लिखा गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2। इस पर बहुत प्रश्न बन रहे हैं। एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो वो थी जो शुरू हो गई थी 2016 ईस्वी को, जिसके अंतर्गत भारत में गैस सिलेंडर और चूल्हे उपलब्ध कराए गए थे निःशुल्क। और उसका दूसरा वर्जन अब शुरू हुआ है। दूसरा वर्जन जो इसका शुरू किया गया है वो किया गया है 10 अगस्त 2021 को इसको शुरू किया गया है। और बहुत पूछ रहा है कहां से शुरू किया गया है, तो महोबा से। बहुत पूछ रहा है इसको, आपको टेस्ट पेपर में आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा कि उज्ज्वला योजना का जो दूसरा वर्जन शुरू हुआ है 10 अगस्त को 2021 को, वो कहां से, उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया? तो आंसर लगा देना आप महोबा। आप मुझे बताओ कि उत्तर प्रदेश का सुंदर सा शहर महोबा में कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? उत्तर प्रदेश के सुंदर से शहर महोबा में कौन सी संस्थान स्थित है? महोबा सुनते ही आपको तुरंत याद आया होगा कि महोबा पान के लिए जाना जाता है। पान के पत्तों का उत्पादन करने वाला जिला है महोबा। और महोबा में ही पान अनुसंधान संस्थान है। महोबा को ही पान की डलिया कहा जाता है। पान की डलिया महोबा को कहते हैं। आगे कहा, अगले पॉइंट पर हम विचार करते हैं। नेक्स्ट, प्रदेश में लोक आयुक्त पद का सृजन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त के पद का सृजन किया गया था वर्ष 1975 ईस्वी को। और उत्तर प्रदेश के सबसे पहले जो लोक आयुक्त बने थे वो बने थे विशंबर दयाल। वर्तमान में कौन है? संजय मिश्रा। सबसे पहले लोक आयुक्त बने थे विशंबर दयाल और वर्तमान में है संजय मिश्रा। कब उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त के पद का सृजन किया गया था? वर्ष 1975 ईस्वी को। समझेंगे कि लोक आयुक्त का पद क्या होता है। लोक आयुक्त का पद वैसे होता है जैसे केंद्र में लोकपाल है। लोकपाल जो बने हैं पहले वो है पिनाकी चंद्र घोष। ये लोकपाल वही विधेयक है जो विधेयक संसद में 7 बार रखा गया था। पहली बार 1968 ईस्वी में रखा गया था और अन्ना हजारे के प्रयासों से इसको 7 बार रखे जाने के बाद यह पारित हुआ। और लोकपाल क्या है? एक कैमरा है, एक कैमरा जो संसद के सदस्यों के ऊपर, चाहे उसमें राष्ट्रपति विषय में आता है, प्रधानमंत्री विषय के दायरे में आता है, सबके ऊपर, जितने भी भारत में नेतागण हैं, जितने भी भारत में संसद के सदस्य, सबके ऊपर लगा हुआ एक कैमरा है जो सबकी निगरानी रखेगा कि कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, कोई धांधली तो नहीं कर रहा है। सबके ऊपर एक कैमरा है और यही कारण है ये कैमरा संसद के सदस्यों के ऊपर लगना था। और अपने ऊपर कैमरा लगाए कैसे, इसलिए प्रस्ताव बार बार रखा जाता, बार बार गिर जाता। कुल मिलाकर 7 बार रखा गया। पहली बार 1968 में रखा गया था और किसके प्रयासों से पारित हुआ? तो अन्ना हजारे के प्रयासों से पारित हुआ था। लोकपाल जो अब आकर के पहले लोकपाल बने हैं भारत के, वो बने हैं पिनाकी चंद्र घोष। भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। लोकपाल मतलब उसके अध्यक्ष, उस कैमरे के मुख्य व्यक्ति। तो ऐसा एक कैमरा है जो निगरानी का कार्य करता है नेताओं का। इसके दायरे में कौन आते हैं? तो याद लगा देना सबका मतलब जितने भी नेतागण हैं, संसद के सदस्य सभी आते हैं। उसी प्रकार से राज्य के अंदर निगरानी वाला जो कैमरा है वो पहले ही लग गया था राज्यों में तो। और उत्तर प्रदेश में कब लगा था? 1975 ईस्वी को, जिसको क्या कहा जाता है? लोक आयुक्त कहते हैं। और भारत के पहले लोक आयुक्त विशंबर दयाल जी को बनाया गया था। संजय मिश्रा जी वर्तमान में है। आप मुझे बताएंगे कि भारत का वो राज्य कौन सा है जिस राज्य ने पहली बार अपने यहाँ योजना आयोग का गठन किया था?
पहली बार योजना आयोग का गठन अपने यहाँ करने वाला राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य केंद्र में तो 15 मार्च 1950 को हुआ, सबको बताया। राज्य बताना किस राज्य में पहली बार योजना आयोग का गठन हुआ था। सही आंसर आपको बताएं तमिलनाडु। सबसे पहले राज्य स्तर पर योजना आयोग का गठन करने वाला राज्य था तमिलनाडु। आप विचार करिए कि उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था, विचार करके आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये आंसर मैं ही बता दूं 1931 को। मुझे पता है आप आंसर नहीं लिखोगे, क्यों कि आप सर्च ही नहीं करते हो, आप पढ़ते तो हो लेकिन उसको याद नहीं रखते हैं। क्यों? अब कुछ मेरे वीडियो को देखेंगे, शुरुआत में ही देखेंगे और भाग जाएंगे। रिवीजन से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको फिर से कहता हूं, रिवीजन अगर नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगले 2 पॉइंट लिखे गए हैं। पहले पॉइंट में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना जो 2020 में एक मीटिंग में प्रदेश की सरकार ने इसको लाने का डिसीजन लिया था, बाद में सुधार किए गए और 2022 ईस्वी में इस योजना को लाया गया। अब प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के परिवार वालों को कितने रुपए का मुआवजा दिया जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कि अगर कोई व्यक्ति का 60% या उससे अधिक अंग बेकार अगर हो जाते हैं तो उसको कितना मुआवजा दिया जाता है। अगर किसी कृषक की मृत्यु हो गई है तो उसके परिवार वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा, और यदि उसके परिवार जनों को 5 लाख का दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का ही 60% भाग अगर बेकार हो जाता है तो उसको 2 से 3 लाख रुपए तक का मुआवजा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, विजयनगर लिखा गया है ना कि विजयवाड़ा लिखा गया है। विजयवाड़ा अगर पूछा जाता तो आंसर हो जाता कृष्णा नदी। हाँ, वही कृष्णा नदी जो निकलती है महाबलेश्वर से, उसी कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं। किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? कृष्णा नदी में हीरे पाए जाते हैं, कृष्णा नदी में। लेकिन क्या लिखा गया है? विजयनगर। विजयनगर वही साम्राज्य जिस साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, जिस साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पैगोडा कहा जाता था, जिस साम्राज्य में संगम वंश, तुलु वंश, सुल वंश, अरिमेडु वंश, संगम वंश, सुल वंश, तुलु वंश, अरिमेडु वंश आए थे, उसी की बातें कर रहे हैं। वही विजयनगर साम्राज्य है जिस साम्राज्य में 3 मंदिरों का निर्माण हुआ था, विठल स्वामी मंदिर, हजारनामा मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर। पहले इसको समझेंगे। अब आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी कि जो विजयनगर है वो वही विजयनगर है, विजयनगर साम्राज्य वाला। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी लगा करती थी हम्पी, और हम्पी किस नदी के तट पर था? वो था तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी लगा करती थी। 2 राजधानियां लगती थी, एक तो थी हम्पी। पूछेगा विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आंसर आप लगा के आएंगे कर्नाटक राज्य में। हम्पी के अवशेष किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के ऊपर। आप इतने विचार कीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी क्या लगा करती थी। विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी क्या लगती थी? दूसरी राजधानी क्या लगती थी? विचार कीजिएगा, दूसरी राजधानी क्या लगती थी? विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी लगा करती थी पेनाकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी क्या लगा करती थी? पेनाकोंडा लगती थी। दूसरी राजधानी लगती थी पेनाकोंडा। इसके अतिरिक्त जो दूसरा प्रतिद्वंदी साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी पूछ रहे हैं। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या लगती थी? गुलबर्गा। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य 2 साम्राज्य थे। 1336 ईस्वी को हरिहर और बुक्का नाम के व्यक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और उधर 1347 ईस्वी को स्थापना की गई थी अलाउद्दीन बहमन शाह, यानी जिसका मूल नाम हसन गुंगो था, उसके द्वारा बहमनी साम्राज्य की। दोनों साम्राज्य में लड़ाइयां चलती रहती थी। और 1565 ईस्वी को, जिस समय दिल्ली की गद्दी पर अकबर बैठा हुआ था, 1565 ईस्वी को एक लड़ाई लड़ेगी जिसको कहा गया तालीकोटा की लड़ाई। इसी को कहा गया राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई 1565, और इस लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को धो दिया था बहमनी साम्राज्य ने, और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। आप विचार कीजिएगा कि पूरे विजयनगर साम्राज्य में जो 4 वंश आए थे, SSTA, संगम वंश, सुल वंश, तुलु वंश, अरिमेड वंश, इसमें सबसे प्रतापी शासक कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, और कृष्णदेवराय आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। उसी के समय में 3 मंदिरों का निर्माण किया गया था, विठल स्वामी मंदिर,
नंबर 1। नंबर 2 हजारनामा मंदिर, हजारनामा मंदिर। और नंबर 3 विरूपाक्ष मंदिर। ये तीनों मंदिर कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक राज्य के मंदिर है। कर्नाटक में फेमस 10 मंदिर हैं। फेमस 10 मंदिरों में से 3 मंदिर आपसे पूछता है एग्जामिनर। ये 3 मंदिर लिखे गए, विठल स्वामी, हजारनामा और विरूपाक्ष। किस काल में निर्मित थे? विजयनगर साम्राज्य के समय में। विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं, रेलवे में आरपीएफ में पूछा हुआ प्रश्न है, किस साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती? तो आंसर लगा दीजिएगा विजयनगर साम्राज्य। दूसरा, इस काल में प्रचलित मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो पैगोडा कहा जाता था। पैगोडा क्या बोलते थे? इस समय में प्रचलित मुद्रा को कहा जाता था पैगोडा। आपको एक प्रश्न बोल रहे हैं, आपको याद होगा कि बीजापुर के सुल्तान ने वर्ष 1632 ईस्वी को, बीजापुर भी तो कर्नाटक में, बीजापुर के सुल्तान ने वर्ष 1632 ईस्वी को 500 पैगोडा के बदले अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से कहीं से भी व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। सुनिएगा दोबारा से, 1632 ईस्वी को बीजापुर के शासक ने अंग्रेजों को अपने किसी भी क्षेत्र से अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी थी कि हमारे क्षेत्र से आप कहीं से भी व्यापार कर सकते हैं, जिसको कहा गया था अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान। प्रश्न सुनिए अब, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसने जारी किया था? किसने जारी किया था? बीजापुर के सुल्तान ऑप्शन में मिलेगा। दूसरा, कब जारी किया गया था? 1632 ईस्वी को। और सुनहरा फरमान क्या था? सुनहरा फरमान मतलब सुनहरा आदेश, सुनहरा अवसर उनके लिए था कि अब उनको 500 पैगोडा दो और किसी भी स्थान से आप व्यापार कर सकते हैं। और पैगोडा क्या था? उस समय में प्रचलित मुद्रा थी। आप मुझे बताएंगे कि पर्ण नामक मुद्रा किस काल में प्रचलन में आई थी? कहाँ लिखे? पर्ण नामक मुद्रा किस काल में प्रचलन में आई थी? यहाँ लिखते हैं, रफ कर लेगा इसे, यहाँ लिखते हैं। पर्ण मुद्रा किस काल में प्रचलन में आई थी? मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा को कहा जाता था पर्ण। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा को पर्ण कहते थे। या फिर एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है कि पंचमार्क सिक्के, जगह तो बच नहीं रही है, इसका आंसर था 5 लाख। पंचमार्क सिक्के किस काल में प्रचलन में आए? पंचमार्क सिक्के किस काल में प्रचलन में आए थे? तो मौर्य काल में। पंचमार्क सिक्के